नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि भारत की राजनीति हिंसात्मक होती जा रही है और भारत की राजनीति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की राह पर चल पड़ी है। और क्या पवित्र लोकतंत्र का रास्ता छोड़ अगर हम ऐसे खूनी रास्ते पर जाएंगे तो देश का आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार में है या नहीं है। आखिर किसी लोकप्रिय नेता को रोकने का इससे अच्छा तरीका, जिसको बुरा कहा जाए, क्या हो सकता है जो कि आज भारतीय राजनीति में अपनाया जा रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं को खत्म किया गया। इसके पहले भी दीनदयाल उपाध्याय जी से लेके तमाम कई नेताओं के हत्या के ऊपर अभी भी संशय बरकरार है। राजेश पायलट एक तरफ, माधवराव सिंधिया दूसरी तरफ, इनके जो एक्सीडेंट हुए थे वो भी शक के घेरे में अभी तक बने हुए हैं। ऐसे में भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस सवाल पर आज हमको बात करनी है। और क्या लोगों की सहनशक्ति कम हो गई है? क्या राजनीतिक दलों में लोगों को कन्विंस कर उनके वोटों को अपने तरफ बदलने के बजाय रास्ते में रोड़ा बनने वाले नेता को हटाने का एक जो सबसे गंदा तरीका है वो अपना लिया है? क्या है आज विषय पर आपका कहना? आप हमके कॉल कर को बता सकते हैं। हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी बात को कहिए और ऐसे राह पर इस देश को लेके जाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली से पहले पटना रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर 8 बम धमाके हुए। साथ ही 9 जिंदा बम भी मिले, जबकि 6 धमाके गांधी मैदान के बाहर हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर ही रैलियों में शामिल होने वाले लोगों से खचाखच भरी हुई ट्रेन आने वाली थी। इस बम ब्लास्ट में 5 लोग मारे गए हैं। किसी राजनीतिक दल की रैली से ठीक पहले रेलवे स्टेशन पर बम धमाका होता है, जहां से होकर हजारों की संख्या में लोग नेता का भाषण सुनने आते हैं। इन सभी तथ्यों के ऊपर नजर डालें तो इसको लेकर कई अहम सवाल खड़े होते हैं। साथ ही राजनीति में बढ़ती हिंसा का मुद्दा फिर से एक नई बहस को जन्म दे रहा है। संविधान को बनाने वाली जनता है और जनता को चलाने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, यानी लोकतंत्र में आम नागरिक ही सर्वोपरि है। लेकिन लोकतंत्र का पिछले 66 साल का इतिहास बताता है कि न्याय और समानता का संविधान लिखने वाली जनता ही आज यहाँ सबसे अधिक राजनीतिक हिंसा का शिकार है। दुनिया भर का इतिहास और सभ्यता और संस्कृति भी यही कहती है कि लोकतंत्र में हिंसा और प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है। राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध बोलते तो सब बढ़ चढ़कर हैं, पर जब इसे रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की बात आती है तो राजनीतिक हित सर्वोपरि हो जाते हैं। लाभ हानि का यही गणित राजनीतिक हिंसा को आज चरम सीमा पर लाकर खड़ा कर रहा है। इसे रोकने के लिए कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है, मगर राजनीतिक दल हिंसा की चाशनी को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज जो जितने बड़े अपराध करता है उतने ही बड़े पदों पर सुशोभित हो जाता है। फिर भी लोगों को यही बताया जाता है कि देश में कानून का पालन हो रहा है, मगर कानून का पालन करने वाले मूक दर्शक बनकर मौत का इंतजार करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं अपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि अगर उनको ना मंजूर था, अगर यहाँ रैली के बारे में अगर उनको अच्छा लग रहा था तो पहले ही मना कर देते कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर न आए। फिर आके अचानक ये सब इसका चाल इसमें नीतीश कुमार का ही है। वो जानते थे कि यहाँ पर रैली होगा और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए नीतीश कुमार वो साजिश रचा है। देश में आजादी के बाद विकास का जो मॉडल अपनाया गया उसमें सरकार पर निर्भरता बढ़ा दी गई। जनता से उसकी आत्मनिर्भर जीवन शैली को छीन लिया गया। उसे विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए गए। इन्हीं सपनों को दिखाने और खुद को एक दूसरे से बड़ा सेक्युलर बताने की राजनीति आम आदमी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर रही है जहां पर विकास सपना बनकर पीछे छूट गया और राजनीति हिंसात्मक होकर सत्ता की चाशनी बन गई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में आज हिंसा का हथियार अपनी जगह बना रहा है। पिछले कई ऐसे राजनीतिक आयोजनों में दुर्घटनाएं, भीड़ और भगदड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। गृह मंत्री खुद इस बात को लेकर स्वीकार भी करते हैं कि राजनीतिक हिंसा व अशांति का क्रम चुनाव के समय बढ़ने वाला है। अपने विरोधियों की हत्या करने, रैलियों को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लेने और असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजनीति हिंसात्मक हो गई है?
और हमला करने वाले कोई साधारण थे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार के इस होने वाले इतने पूरे किसी षड्यंत्र का कहीं भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, कोई खुफिया जानकारी नहीं है, उसके बावजूद इतने धमाके हुए और कोई भी पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब ये करने वाला कोई बहुत बड़ा गिरोह है या कोई बहुत बड़े स्तर पर इसकी योजना बनी है, और इसीलिए अब तक इसमें कोई भी बड़ा सुराग सामने नहीं आया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या है आपको कहना? हाँ सर, मैं तो पहले सुदर्शन न्यूज का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा ये मैं देख रहा हूँ कि क्या एक राजनीतिक दल को रोकने के लिए जिस तरह से साजिश किया जा रहा है, क्या वह उचित है? और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और नरेंद्र मोदी को ये दिखाना कि देखो यह व्यक्ति जो है वो सांप्रदायिक है, यह पार्टी जो है वो सांप्रदायिक है, मैं समझता हूँ ये बेहद ही घिनौना प्रयास किया जा रहा है सांप्रदायिकता जबरदस्ती दिखाने का। और खास करके बिहार में जहाँ पे बेहद ही सेंसिटिव एरिया है, मैं समझता हूँ ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और हर बिहारी, हर भारतवासी इसको बेहद इसको एक घृणित दुखद मानता है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्रा तमिलनाडु से बोल रहा हूं। हाँ, और गांधी मैदान पटना में जो घटना हुई, हाँ, इसी पर मेरा कुछ विचार है जो मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल बोलिए। अब क्या अब ये साबित नहीं होता कि राहुल गांधी का सीधा कनेक्शन आईएसआई से है? ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? आज की घटना ये साबित करता है कि राहुल गांधी पहले भी बोल चुके हैं कि वो उनका संपर्क आईएसआई से है, आईएसआई का संपर्क कुछ लोगों से है, उन लोगों का संपर्क उनसे है। तो क्या इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी का सीधा संपर्क आईएसआई से है? चलिए, धन्यवाद। राहुल गांधी को पहले इतने सवाल पूछे जा रहे, उसका जवाब नहीं मिला है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, भारत की पॉलिटिक्स में अधिकतर हिंसा सर वोट बैंक के लिए की जाती है। हाँ। यह हिंसा विजिबल या क्लियर सेक्टर्स के द्वारा होती है। अधिकतर हिंसा को प्योर इवेंट्स की तरह तथा बिना किसी आइडेंटिफिकेबल एक्टर्स के साथ देखा जाता है। उसके बाद देश में स्थित पॉलिटिकल पार्टी तथा पर्सन जो होते हैं वो घटना पर थीम रीजन देने लगते हैं या एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं और घटना पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्थापित करने लगते हैं, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो या कुछ और। पॉलिटिकल पार्टी सर इन घटनाओं को करने वाले या कराने वाले पर्सन या क्लियर एक्टर्स तक पहुंचने पर जोर नहीं देती। क्यों ये सर उस घटना को पॉलिटिकल मैटर्स बना देते हैं? इससे उन लोगों को जो उन घटनाओं से प्रभावित होते हैं, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज मानवता का ध्यान रखते हुए घटनाओं पर पॉलिटिक्स ना करे तो हमारे भारतीय पॉलिटिक्स में जरूर चेंज आएगा और देश को बिल्कुल सही कहा आपने। और यह स्थिति अगर भारत में बनती रहेगी तो क्या होगा? सोचिए कि जो 4 जिंदा बम उसी मैदान में मिले जहां पर यह रैली हुई, वो फटे नहीं, इसलिए कुछ लोग बच गए। अगर वो फट जाते तो वहां भगदड़ मचती, बम से कितने लोग मरते और भगदड़ में कितने लाख लोगों की भगदड़ में कितने लोग मरते। इसका मतलब साजिश बहुत बड़े पैमाने पे थी, वो पूरी यशस्वी नहीं हो पाई, जो भी कारण रहा हो, लेकिन इसके बाद भी वहां पर लोग बने रहे। ये एक बड़ा चमत्कार का विषय है कि लोगों ने इतने बड़े धमाके के बाद भी वहां से पैर नहीं निकाला। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। हरिओम सर। क्या कहना है आपको? सर, ये देश में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। क्या ये लोग क्या मोदी को कुछ ये टारगेट करना चाहते हैं क्या? हरिओम। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी टारगेट पर आतंकवादियों का है ऐसा कहकर कहीं घर का भेद ही तो कुछ नहीं कर रहा है, यह भी तो सवाल है। क्योंकि मोदी के नाम पर विदेश में और खास करके पाकिस्तान या मूलतत्ववादी इस्लामी आतंकवादियों का खतरा बताकर भी राजनीतिक साजिश को अंजाम दिया जा सकता है, ऐसी पहले भी संभावना व्यक्त की गई है। और मोदी को वैसे भी अरेस्ट का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है, और वैसे भी आतंकवाद या उनकी हत्या का भी खतरा है। और यही सिलसिला लगता है कि अब शुरू हो गया है। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। हाँ बोलो। हाँ, मैं बोलना चाहता, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रमेश है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल की राजनीति जो है वो बिल्कुल एक तरह से हिंसक हो गई है। क्यों कि कई पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि भारत में तरक्की हो और अच्छी पार्टियां आए, इसलिए वो हिंसा करना चाहती। मैं आपके सुदर्शन के द्वारा एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अभी ये बेईमानी होगी इलेक्शन में, जो इलेक्शन की मशीन है उस पर वो चिप चिपका दी जाएगी कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर होगा उसके ऊपर कांग्रेस का चिपका दी जाएगी चिप, और वो आदमी जो भी डालेंगे वो कांग्रेस में जाएगा और दिखेगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए हम आज के विषय पर बने रहते हैं। ईवीएम की छेड़छाड़ और ईवीएम के संदर्भ में हम उस पर भी कार्यक्रम लेकर आएंगे, पहले भी हम कर चुके हैं, और हमारे कार्यक्रम को कानून विशेषज्ञ ने कोर्ट के सामने और तमाम प्लेटफॉर्म पर भी पेश किया है। लेकिन आज मुद्दा है कि क्या भारतीय राजनीति खूनी होती जा रही है, खूंखार होती जा रही है, हमारी जो सहन शक्ति है वो खत्म होती जा रही है, और व्यक्ति को कन्विंस करने के बजाय कत्ल करने के दिशा में हम जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही भयानक, खतरनाक है और इसकी निंदा करनी चाहिए। सारे स्तर पर इसको रोकना चाहिए और उसको रोकने के लिए कुछ भी करना चाहिए। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सर, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है? इसका जवाब जो जुड़े हैं उन सबको देना पड़ेगा। आपको सवाल पूछने का अधिकार है, आप जरूर सवाल पूछिए। धन्यवाद। हम आपको बता दें कारण हमारे कि हम आखिर ये ऐसा क्यों पूछ रहे। देखिए, पटना की हुंकार रैली में बम विस्फोट। जिस तरह से पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से पहले बम विस्फोट हुए हैं, वो हिंसात्मक राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। इन सीरियल ब्लास्टों के पीछे कौन है, ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन ये ब्लास्ट आज की राजनीति की एक वानगी है। बंगाल और केरल में राजनीतिक विरोधियों की हत्या की राजनीति। बंगाल और केरल में वामपंथियों पर राजनीतिक विरोधियों की हत्या के आरोप लगते रहते हैं। केरल के एक वामपंथी नेता MM मनी ने एक खुले मंच से अपने विरोधियों की हत्या की बात कबूल कर चुके हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद वामपंथी पार्टियों ने मनी के बयान से पलड़ा झाड़ लिया। पहली बार उत्तर भारत में विरोधियों की हत्या की साजिश। कई लोग पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोटों को राजनीतिक साजिश का रूप दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार सरकार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से घबराई हुई थी, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर इन धमाकों का मकसद क्या था? क्या ये लोगों को रैली से दूर रहने और डराने के लिए किए गए? क्या ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार का नतीजा था? राजनीतिक रैलियों की सुरक्षा पर खतरा। पटना रैली में हुए बम विस्फोट सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। जो रैली पहले से ही घोषित थी, उसकी सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य प्रशासन किसी भी राजनीतिक रैली को पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। हिंसा राजनीति का घृणित रूप। कई प्रत्यक्षदर्शी रैली में हुए विस्फोटों को लेकर प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस विस्फोट के वक्त निष्क्रिय थी। अगर वाकई ऐसा है तो ये वाकई आने वाली राजनीति की एक झलक है। आम आदमी की सुरक्षा को खतरा। जिस तरह से राजनीतिक रैलियों में बम विस्फोट हुए हैं, उससे आम आदमी डरा सहमा महसूस कर रहा है। अगर हम अपने लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते तो ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं। विपक्षियों की रैली से घबराते राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल विपक्षियों की राजनीतिक रैलियों से घबराए हुए हैं। इन राजनीतिक रैलियों के बढ़ते दबाव तमाम राजनीतिक दलों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ये सीधा सीधा अभी एक छोटे बच्चे को भी जो पूछेंगे कि बिहार की राजनीति क्या हो गई है, तो उसके ऊपर सब लोग अभी नीतीश कुमार के ऊपर ही जो अंजाम आएगा, क्योंकि बीजेपी को कोई भी हालत में वो साथ ही नहीं है कि वहां पे सफल हो और नरेंद्र मोदी वहां पे आओ। फिर उसके ऊपर सीधा सीधा ये राहुल गांधी और नीतीश कुमार सब मिलके करने वाले हैं, मगर कौन बोलेगा और उनको कौन समझाना है? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी तर्कों के साथ बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम एक गंभीर विषय को लेकर आए हैं, केवल किसी की तरफ उंगली करके बात नहीं बनेगी, तर्कों के साथ बात करें। अगले कॉलर।
जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं सऊदी अरब से रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। और आज हमने मोदी जी का जो भाषण देखा टीवी के माध्यम। हाँ। हमारा सीना गर्व आज हम महसूस करते हैं। और ये जो लोग श्री मोदी जी को आतंक के निशाने पे बता रहे हैं या फिर कांग्रेसी निशाने पे, जिसके भी निशाने पे हैं, तो मोदी अकेला, आज हम हैं मोदी, तुम हो मोदी, सारा देश है मोदी। आज पूरा देश मोदी में हो गया, किसको मारेंगे ये लोग। धन्यवाद। लेकिन आखिर मोदी तो एक ही है, और भले मोदी मोदी हो गया हो तो, लेकिन मोदी को ही अगर खतरा है तो फिर कितनी बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को कैसे स्वीकार किया जाएगा, कैसे इससे निपटा जाएगा, यह भी सोचने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। मैं बोलिए इकबाल भाई। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो धमाके बिहार में हुए हैं सर, तो आपको एक इतिहास बता दूं सर कि जब वो इस जहाँ एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने के लिए वो लोग आए थे। हाँ। तो आज पूरे देश के राजनेता बोलते कि फर्जी एनकाउंटर था, और वो सही था सर। वो आए थे इसी नीयत से। और दूसरी बात, आज जो हुआ है धमाका, हमारे देश के प्रधानमंत्री कई देश में जाते, विदेश में, और आतंकवाद की चर्चा करते हैं कि आप आतंकवाद के हमारा साथ दीजिए, लेकिन अपने देश के अंदर आतंकवादी है उनका क्या, उनको तो पहले हम मिटाएं। और नरेंद्र मोदी जी के जो आज इन्होंने जो ये धमाके किए हैं सर, ये धमाके हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई असर नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं अपनी बोलता हूँ, इंशाल्लाह ये 2014 के पहले की ये लोग इतना खौफ पब्लिक के अंदर डालना चाहते। धन्यवाद। क्या नरेंद्र मोदी के रैली में उमड़ रही भीड़ को डराने का यह एक तरीका है? लगातार जहां भी मोदी जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां हो रही है। जिस भी मैदान में जा रहे हैं वहां का रिकॉर्ड टूट रहा है। आजादी के बाद इतनी बड़ी रैलियां हिंदुस्तान ने देखी नहीं है। और क्या इसी से घबराए हुए कोई विरोधी है जिनको लगता है कि अगली रैली में इन धमाकों के बाद लोग कम आएंगे, और ऐसा हो इसलिए ऐसा किया गया? ऐसे कई सवाल है, जिसमें से यह भी एक सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ। कि मुझे बोलना था कि सर मैं देखा आपकी खबर कि पटना में जो बम विस्फोट हुआ है, उसका मेन मुझे लगता है कि कांग्रेस और नीतीश सरकार ही करा रही है उसको। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो भी मोदी जी की जो इतनी लोकप्रियता है, उससे वो लोग डर गए हैं, और वो अब पब्लिक को आनंद फान में भगाना चाहते हैं वहां से, कि लोग आए ही नहीं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, अभी जो मैं सुनना पड़ा, ये बिहार में गांधी मैदान में जो हुआ घटना, हाँ। ये तो बिल्कुल एक सच्चाई है। जो खवास जो लोग करता है वही उसका ही काम तो है। ये इससे न मोदी डरेगा, न उसको सपोर्टर डरेगा या नेशन डरेगा, लेकिन इंस्टेड इट इज स्ट्रेंथिंग द स्पिरिट। तो ये नहीं सोचने का जो किया है वो लोग किसी को डराने के लिए किया है, तो उसका बहुत गलत बेईमानी होता है। इंस्टेड दे आर स्ट्रेंथनिंग दिस मोदी सपोर्टिंग। सो यही मैं बोलना चाहता है। धन्यवाद। कोई भी अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। मेरा ये मानना है कि जब हमारे होने वाले प्रधानमंत्री जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनकी जो है सुरक्षा में इतनी बड़ी भूल होती है, तो आम आदमी जो है कहाँ सुरक्षित है। और इतनी जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इतने दावे करती है कि हम यहाँ पर इतना सुरक्षा, यहाँ पर आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो जो हमारा इतना सक्षम है, वो कहाँ गया ये बताइए मुझे। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें भूल है, केंद्र सरकार की भूल है। इसका जो जवाबदारी देनी चाहिए, और इसकी जो पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने जो मोदी को मारने की कोशिश की है। धन्यवाद। धन्यवाद। मोदी के मंच से 100 फीट के ऊपर ऐसा धमाका होना, ये कितनी बड़ी गंभीर बात है, लेकिन इस पर अभी भी कोई बड़ी एक्शन नहीं हुई। हमें हर वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या भारत की राजनीति खूनी होती जा रही है, खूंखार होती जा रही है, और क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन देशों जैसा हमारे यहां पर हाल हुआ है कि हम बैलेट के बजाय बुलेट और बॉम्ब का उपयोग कर रहे हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद।
रहा था। बोलिए। जैसे पहला ब्लास्ट है वो 10 बजे पहले हुआ था और उसके बाद सीरियल होते गए और फिर लास्ट में जो पंडाल था उसके पास हुआ था। क्या सरकार सो रही थी कि इतने समय बाद तक भी यानी कि वो रोक नहीं पाई? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम बता दें कि तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इसके बाद शुरू हो गए हैं और कई राजनीतिक लोगों ने अपने अपने तीर अपने निशाने पर, जो उनके निशाने हैं उस पर लगाना शुरू कर दी है। लेकिन ये किसने किया है ये पता चलने के बजाय, ये पता करने के बजाय सीधे राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू है। उसकी भी हम कुछ बाइट आपको दिखाएंगे। इसका खतरा क्या है ये भी हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन कुछ और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैं रुद्रपुर से सीमा बोल रही हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज ये पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये जितने भी बम फटे हैं, ये सब कांग्रेस की एक चाल है। जो राहुल गांधी बयान देते आ रहे हैं आज तक कि मेरे पापा को और मेरी दादी को ये बीजेपी ने मारा है, ये कहीं उसी का बदला ही तो नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी? इन लोगों से हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये बौखलाए हुए घूम रहे हैं सत्ता पाने के लिए। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ जो है कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो ये नीतीश कुमार वगैरह इनके साथ में मिलकर ये सब कुछ करवा रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये कांग्रेस अपने लिए खड्डा खुद ही खोद रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आपने कहावत सुनी होगी ना, और ये इन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस समय ये बौखलाए हुए घूम रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जो उल्लेख यहाँ पर किया गया दादी का, वो खलिस्तानवादी आतंकवादियों के कारण हुआ है। और जो स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की थी उसका बदला कहा जाता था। उसके साथ जो राजीव गांधी के साथ हुआ है, ये लीटे के खिलाफ, जो तमिल विद्रोही थे उनके खिलाफ राजीव गांधी ने जो भारतीय सेना को उतारा था उसका बदला था। ये दोनों मुद्दे राजनैतिक नहीं थे, बाहर के थे। लेकिन जो पंजाब में हुआ, ये भिंडरावाले को आगे बढ़ाने में इंदिरा गांधी या कांग्रेस का बड़ा हाथ रहने का आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है। अगले को जय हिंद। हमें अपने दिल की इच्छा है, और मैं ना कांग्रेस में ना बीजेपी में, मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ हमारे देश का पीएम मोदी बने। जो मोदी के बारे में दिखाते हैं ना, मोदी एक ऐसा आदमी है जो देश को आगे ले जाएगा। लेकिन क्या आपकी ऐसी इच्छा ही उनके लिए खतरा नहीं बन रही है? नहीं, मोदी जी जान है इस टाइम। पूरा जितना भी यंग ब्लड है ना, जितनी भी शक्ति है देश की पूरे लड़कों की, वो सारी मोदी के साथ है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। बिहार में हुए आतंकी हमले की पूरी जानकारी राहुल गांधी को रही होगी, क्योंकि पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के दंगे के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था, जो हमारे खुफिया एजेंसी को भी नहीं जानकारी थी, वो इनको जानकारी थी। तो इसी को आधार बना के इनको गिरफ्तारी करके और इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये लोग दावत वगैरह से कांटेक्ट रखते हैं। और ये मतलब कई बार ऐसी बात सामने आते हैं जो ये लोग एडवांस मतलब बोलते हैं। जी, गोविंद विश्वकर्मा, बासी जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, देश के छोटे छोटे सेंटरों से भी लोग अपनी बात को रख रहे हैं, वीडियो में डायरेक्ट अपनी बात को रख रहे हैं। राहुल गांधी को सवाल पूछ रहे कि आखिर देश के गृह मंत्री को जो बात पता नहीं, आखिर देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों तक जो बात पहुंची नहीं, वो राहुल गांधी तक कैसे पहुंची? अगर इतने ही तगड़े सूत्र है तो फिर पटना के बारे में भी बताइए। एक देश का आम इंसान, आम युवा राहुल गांधी को सीधे लाइव टेलीकास्ट में सवाल पूछ रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार सर। हाँ सर, बात ये है कि जो आज पी चिदम्बरम ने कहा है कि जो पांडव और कौरवों की लड़ाई है, हाँ। तो पी चिदम्बरम को पूछना है कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। कौरव तो ये रहे, तो पांडव आगे आ रहे हैं। जो पांडवों के लिए इसने लड़ाई की थी, पांडवों के लिए एक कहते हैं कि वो मोम का मंत्र किया था, जो उसके लिए ये कर रहे हैं, जो बम ब्लास्ट करके लोगों को मार रहे हैं। इससे इनको मिल जाएगी गद्दी। और जब तक पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, इदां दे बंदे, मतलब जेड़े भी 5, 7, 8, 10 जड़े ने। चलिए, धन्यवाद।
हम कहेंगे कि आप हिंदी में अपनी प्रतिक्रिया दे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हम हिंदी में कार्यक्रम करें और हिंदुस्तान हिंदी को समझे और अपनी देश की धड़कन को एक साथ महसूस करें। इसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हिंदी में बात करें तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपको साथ साथ में फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ तथ्य भी स्क्रीन के ऊपर प्लेट के रूप में चल रहे हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक अगर कॉल के रूप में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि लाखों लोग एक साथ कॉल पर प्रतिक्रिया जब अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कॉल करते हैं तो कितनी भी लाइनें इसको पूरा नहीं कर सकती। तो ऐसे में आप सोशल मीडिया के द्वारा ये बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सुदर्शन न्यूज या हमारा सोशल मीडिया का आईडी है जिसका आप उपयोग करें। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ, मैं मेरठ से विजय प्रताप सिंह राठौर बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये हमारे देश में कर रहे हैं, मोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को होना चाहिए। और जिस तरह ये संतों के साथ इस तरह जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, हम लोग तो टीवी देखते हुए परेशान हो गए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? तो साहब, ये राजनीति कैसे हो रही है मोदी जी के ऊपर, ये क्या खिलाफ हो रही है काम काज? के बाद ये जो है कैसे हिंसा कर रही, क्या कर रही सरकार ये? चलिए, धन्यवाद। अब भी कॉल कर सकते हैं। हम कहेंगे कि स्काइप कॉल वही लोग करें जिनकी बैंडविड्थ ज़्यादा अच्छी है, इंटरनेट का स्पीड अच्छा है, तो आप अपनी बात को और अच्छे तरीके से कह पाएंगे। अगर मोबाइल से कॉल कर रहे तो नेटवर्क अच्छा हो, इसके भी पहले चेकअप कर ले तो आपकी बात पूरी हो पाएगी। और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। साथ साथ में फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। पहले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ, हेलो, बोलिए महेश जी, क्या कहना है आपको? हम मोदी के बारे में बोलेंगे। हाँ, बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं हमारा भारतवर्ष में, बोल रहे हैं सर कि हमारा भारतवर्ष को इस झूठे सेकुलर कंट्री से हटा के हम लोग हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना है। जब तक हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, तब तक ये बम धमाका और आतंकवादी से सारा हिंदुस्तान ऐसा ही झूलता रहेगा। ये मोदी को शपथ लेना पड़ेगा और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना के परम वैभव में अपना राष्ट्र को पहुंचाना है 2016 तक। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, देश में हिंसात्मक राजनीति बढ़ जाएगी। पहले हिंसात्मक राजनीति की बात कोलकाता और केरल से ही सुनने को मिलती थी, लेकिन अब तो उत्तर भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। अगर आने वाले वक्त में इस राजनीति का चलन शुरू हो गया तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। राजनीतिक विरोधियों की हत्या की साजिशें बढ़ जाएंगी। आने वाले वक्त में राजनीति में विरोधियों को खत्म करने के लिए हत्याएं शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये राजनीति के लिए बहुत ही बुरा होगा। इस तरह की राजनीति हमारे राजनीतिक दलों में कम ही दिखाई देती थी, लेकिन अब ये बड़े स्तर पर दिखाई देने लगी है। क्षेत्रीय स्तर पर तो ऐसी राजनीति होती रही है, मगर केंद्रीय स्तर पर ये खेल खतरनाक हो सकता है। विपक्षी कमजोर बने रहेंगे। जिस तरह से कोलकाता में वामपंथी विपक्ष को कमजोर करने के लिए पंचायत स्तर पर अपना कैडर बनाकर अपनी सत्ता की धाक दिखाते थे, उसी तरह से दूसरे राजनीतिक दल भी अपनी राजनीति शुरू कर देंगे। अगर देश में ऐसा होता है तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। आम आदमी की सुरक्षा से खिलवाड़ होता रहेगा। राजनीतिक विरोध के लिए अगर पटना रैली में हुए विस्फोट जैसी घटना होती है तो ये आम आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आम आदमी तो नेताओं को सुनने आता है, उसे जो अच्छा लगता है वो उसे अपना वोट देता है, लेकिन ऐसी रैलियों के वक्त अगर आम आदमी की जान किसी बम विस्फोट में हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश में गलत राजनीतिक परंपरा शुरू हो जाएगी। अगर राजनीतिक दल विरोधियों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं तो ये ना तो राजनीति के लिए अच्छा है और न ही देश के लिए, और ना ही इससे जनता में सही संदेश जाएगा। ये आपने जो परिणाम भेजे हैं, कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ,
हेलो सूरज जी, नमस्कार। क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये रैलियां हो रही हैं, मैं देश के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी हमारा प्रधानमंत्री या जो भी अच्छा है, हम उसको वोट दें। ये रैलियां में जो नरेंद्र मोदी से मेरी एक अपील है कि मेरा वो जो ये बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया हैं, तो उनको लोग जनता वोट दे और ये रैलियां ना हो देश में बड़े बड़े, और ये जो बम विस्फोट हो रहे हैं बड़े बड़े, ये नुकसान आम जनता का नुकसान है। चलिए, मतलब राजेंद्र जी, जो धमाका करने वालों का इरादा था या उनको जो परिणाम अपेक्षित था, वो तो आपके ऊपर पहले हो गया। जी सर, जी सर। सर मैं चाह रहा हूँ कि हम ये बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, मैं देख। धन्यवाद। यही तो हम कह रहे हैं कि क्या धमाके करने के पीछे ये भी इरादा नहीं है कि लोग रैलियों से डर जाए, रैलियों पे सवाल या निशान खड़ा कर दे और रैली से दूर रहे। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ यूएसए से। बोलिए दीनदयाल जी। हमें भैया आज पता चला कि पटना में बम ब्लास्ट हुए, 5-6 बम ब्लास्ट हुए। इसका सबसे यही कारण है कि इन्होंने जानबूझकर मोदी की रैली को खराब करने के लिए, उनके लोगों को आने के जो आए हुए हैं वहां उनको डराने के लिए किया। असल में वे खुद डर रहे हैं, मोदी की रैली से डर रहे हैं। उनको इतना डर लगा है कि अब क्या होगा। ये इनके पीछे कांग्रेस सरकार का भी हाथ है और मोदी के इसकी जो रैली को खराब करने के लिए नीतीश कुमार को एक प्यादा बनाया गया है, लेकिन इनके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो प्रधानमंत्री हमारे बनने वाले हैं। ये लोग जो प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो तो प्रधानमंत्री थे, उनको मरवा दिया इन्होंने। इनसे बच के रहना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये इतने छात्र हैं और उनका आज तक उसका पता भी नहीं चला कि कैसे उनका डेथ हुई है, लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये लोग बहुत ही निकम्मे और गैर जिम्मेदार आदमी हैं। इनसे बचकर रहो, जितना आप बचोगे इनकी बचाने का कारण यही होगा कि इनको देश से निकाल दो, फेंक दो। और इनको धन्यवाद। हम आपको कहे कि जो कॉलर बात रखते हैं, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप भी कॉल करके उनके प्रतिक्रिया में अपना पक्ष रख सकते हैं। सरकार की तरफ से भी, पार्टियों की तरफ से भी लाइनें खुली है और ये जनमंच पर कोई भी लोकतंत्र के तहत अपने कॉल को करके अपनी बात को रख सकता है। दूसरे को काट का विरोध करने के बजाय या ये गलत है ऐसा कहने के बजाय आप कॉल करके अपनी बात को रखें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जैन सर। जय हिंद। इसके पीछे जनता के दबाव में बीजेपी का मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना, नीतीश का बीजेपी से मुद्दों पर नहीं व्यक्ति विशेष को सांप्रदायिक बताकर अल्पसंख्यकों के हित में खड़ा होना, जिससे बीजेपी को सांप्रदायिक बताकर अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाकर मिलजुल कर सरकार चलाते, भ्रष्टाचार में डूबे, परिवारवाद में डूबे, घपले घोटालों, जातिवादी लोग जिन्होंने अपना मुंह तो क्या देश का मुंह भी काला कर दिया है, खाने पीने में जमीन आसमान एक कर दिया है। मोदी की चुनावी जनसभाओं में उमड़ी भीड़ देखकर, जनता को मोदीमय देखकर, देश में परिवर्तन की लहर देखकर पस्त होकर एक चुके हैं। उस पर पुतना से लेकर कंस तक प्रहार कर चुके हैं। अब जरासंध कभी बम बोल, कभी बम के गोले हो छोड़कर 90% बेवकूफ कही गई जागी जनता को फिर अपनी ओर लाने के लिए अपने आप को देशभक्त बताने हर समुदाय को सुरक्षा का वादा कर रहे हैं। यूपी जल चुका है, बिहार तार तार हो चुका है, लेकिन जन समुदाय बढ़ता ही जा रहा है। नेतृत्व मौन है क्योंकि ये भी पता नहीं कौन है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी चौहान जी, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में कुछ भी संभव है, इसके कई पहलू हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही इसको, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस ही कर रही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बोलिए बोलिए, आप अपने पक्ष रखिए। लेकिन जो लोग 5 लोग मरे हैं उनके प्रति अगर मोदी जी कुछ करते हैं तो उनकी मानवीय संवेदना झलकेगी और लोगों को और लगेगा कि मोदी सच में अच्छे नेता हैं। धन्यवाद। ये आपकी अच्छी सजेशन है और इस पर जरूर मोदी की तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद।
बोलिए क्या कहना है आपको। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया, हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करें और ऑपरेटर द्वारा दिए जाने वाली जानकारी को आपका सही उपयोग में लाकर अपनी बात को रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ। हाँ हाँ साहब। हरिराम जी बोलिए, क्या कहना है आपको। चौहान साहब। हाँ, अरे भाई इतना धीरे धीरे बोलेंगे तो कोई और एक आके धमाका कर जाएगा और आप हेलो हेलो करते रह जाएंगे। में ऐसा धमाका हुआ है तो वो क्या राहुल की रैली में नहीं हो सकता है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हम। धन्यवाद। हम तो कह रहे कि किसी के भी रैली में नहीं होना चाहिए, किसी के भी नहीं, क्योंकि ये अच्छा रास्ता नहीं है। हम इस पूरे तरीके के खिलाफ है। ये धमाका, आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हत्या हुई थी, कांग्रेस के नेताओं को एक तरीके से एक साथ कत्लेआम कर दिया गया था, तब भी हमने कहा था कि ये गलत है, गलत है। वो किसके साथ हो रहा है ये मुद्दा नहीं है। अगले कॉल। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए। मनोज कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, मुझे लगता है जितने भी लोग धर्म के पक्ष में उनको सबको एक साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म हाँ चुके हैं, जितने हैं सारे अधर्म के पक्ष में हैं और जितने भी मोदी के साथ है वो सब धर्म के साथ हैं। तो मेरी ये राय है कि सबको धर्म के साथ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। जा रहे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए हम कि क्या भारत की राजनीति खूनी होती जा रही है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर, जो भी रैली में जो भी हुआ, ब्लास्ट हुआ, गलत हुआ, लेकिन अभी एक सिख ने आपको कॉल की हुई थी, उसने बोला पंजाबी में बात की है उसने, हिंदी में वो बात नहीं कर पाए। इसका मतलब इससे पंजाबी नहीं आए, हिंदी नहीं आएगी, तो वो पंजाबी में बात अपनी आवाज नहीं उठा सकता। बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन कार्यक्रम जब हिंदी में चल रहा है, देखने वाला हिंदी दर्शक है तो समझ तो पाए। नहीं, ऐसी बात। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चौहान साहब नमस्कार। बोलिए। सर, ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे इसका मुझे उम्मीद नहीं था। वैसे मैं वैशाली बिहार से ही हूँ, वैसे दिल्ली में रहता हूँ मैं, लेकिन ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे जो ऐसे लग रहा है जैसे एक आंधी आने के बाद इन लोग को ऐसा लगता है भागो, और नरेंद्र मोदी आंधी के जैसे देश का प्रगति करने के लिए आ रहे हैं। और ये लोग इतना घबरा गए हैं सारे पार्टी वाले, और खास करके बिहार में जो छुटभैया नेता हैं, राजद हैं, लोजप्पा है, जेडीयू है, ये लोग इतना घबरा गए हैं इनसे, जो लगता है जो हमारा कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। ये सब कुछ इतना गिर रहा है, लेकिन इस गिरने में देश का नुकसान है, देश का स्वाभिमान गिरा है, देश का विश्वास गिरा है, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में गिर रही है, और इसीलिए हम ये गंभीरता के साथ विषय आपके सामने ला रहे हैं। कई कारण हैं धमाके के पीछे, लेकिन लोग कैसे उस्काते हैं, कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं। साबिर अली नाम का एक नेता है जेडीयू का, उसकी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं। क्या ये सुनने के बाद कोई शांति के रास्ते पे जाएगा या हिंसा के रास्ते पे जाएगा? खुद आप सुनिए, इस प्रतिक्रिया के बाद आपको क्या लगता है। रुपया है, जहां जाते हैं वहीं का खाल पहनते हैं, और आज तक सिर्फ गुजरात की बात करते थे, गुजरातियों का इस देश का गौरव बताते थे। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो किसी का नहीं, वो हिंदुस्तान का ही, हिंदुस्तान को तोड़ने वाला बहरूपिया है। इसमें वैसी ताकतें लगी हैं और वैसे लोगों के इशारे पे वो चल रहे हैं जो हिंदुस्तान को हमेशा तोड़ने का प्रयास करते रहे। इनको मोदी हिंदुस्तान को तोड़ने वाला लगता है, बहुरुपया लगता है। क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने। कभी भी अकरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं बोला, जो इस देश को है हिंदुस्तान कहकर पाकिस्तान या इस्लामिस्तान की बात करता है। इन्होंने भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान के खिलाफ नहीं बोला। इन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के खिलाफ नहीं बोला। इनको ये सब बहुरुपये या देश को तोड़ने वाले नहीं लगते। मोदी के ऊपर इस तरीके का निचले स्तर का अटैक भी तो लोगों को हिंसा के लिए प्रवृत्त कर सकता है। क्या ऐसे बयान देने वाले नेता
कोई लोगों को उस्काने का काम तो नहीं कर रहे हैं, यह भी देखना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, राजनीति में तो हिंसा और भी बढ़ सकती है। हाँ, उसका मेन रीजन है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो बिल्कुल मेच्योरिटी नहीं दिखाती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने आज बहुत अच्छा परिपक्वता दिखाई। इन्होंने कहा कि भाई कुछ भी शांति रखो, अब शांति की अपील की। लेकिन दूसरी पार्टी कांग्रेस ने शाम को ये कहा कि इसमें आरएसएस का हाथ हो सकता है। और कुछ भी होता है तो आरएसएस पर ही दोष लगाते हैं। हाँ। तो इससे तो राजनीति हिंसा और भी बढ़ सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने आरएसएस का हाथ होने की बात कही, उन्होंने तो कल धमकाया था। हम आपको कांग्रेस के नेता की बाइट दिखाते हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था। कोई ये भी तो कह सकता है कि आपने कहा था 2 दिन में मुंह बंद कर देंगे, क्या ये इसी का नतीजा नहीं है? देखिए जरा ये बाइट। ये शहजादे और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये लोकतंत्र में कोई मर्यादा की बात नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, चुनाव और देश के कानून की व्यवस्था को मान रहा है, वरना ऐसे शब्दों का प्रयोग 2 दिन में बंद हो सकता है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई स्थिति आए। यह भी तो धमकी है कही जा सकती, इसके ऊपर भी तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। लेकिन हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को अगर लगे रहेंगे तो असली धमाके करने वाले धमाका करके गए, करने के पहले पता नहीं चला, करने के बाद पता नहीं चलेगा, और अगले रैलियों में फिर धमाके होंगे। रैली किसकी है बदल सकती है। या अगर हथियार राजनीतिक दलों के हाथ में आ गया तो चंद स्वार्थी लोग जो कि लोकप्रियता के आधार पर नहीं आगे बढ़ सकते, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और जिससे देश को नुकसान होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके सामने जो आपने हमको कारण परिणाम और उपाय भेजे हैं, उसमें से ये उपाय। हिंसात्मक राजनीति का कड़ा विरोध हो। जो राजनीति ना तो देश के लिए अच्छी है और ना ही राजनीतिक मूल्यों के लिए, ऐसी राजनीति का हर ओर से विरोध होना चाहिए। राजनीतिक विरोधियों की हत्या की बात करने वालों को कड़ी सजा मिले। जो लोग खुले मंच से ये बात स्वीकार करते हैं कि हम और हमारी पार्टी राजनीतिक विरोधियों की हत्या करती चली आई है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राजनीतिक रैलियों में विस्फोट करने वालों को फांसी पर लटकाया जाए। जो लोग राजनीतिक रैलियों में विस्फोट करके आम आदमी की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये लोग वही आतंकी हैं जो धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करते हैं। राजनीतिक सभाओं में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो। पटना रैली में हुए विस्फोट सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान है। राज्य सुरक्षा एजेंसियां और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इन बम विस्फोटों का पता लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। आने वाले वक्त में इस तरह के विस्फोट अपने आप में एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये बम ब्लास्ट हुआ है 4-5, तो इनके बारे में जैसे ये हाथ कांग्रेस का ही है, और इसमें सर ये कांग्रेस वाले बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी की मतलब ये रैली नहीं देख पाते हैं। जहाँ भी जाता है नरेंद्र मोदी, वहाँ पर इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, लाखों में करोड़ों में। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया देखते हैं। जय हिंद। नमस्कार, अमरेंद्र श्रीवास्तव बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। और आपने जो ये प्रोग्राम चला रखा है, क्या राजनीति हिंसात्मक हो गई, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो गया है और इन नेताओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने जो राजनीति फैला रखी है आजकल, देखिए बिहार में आज जो हुआ या कहीं भी हो रहा है, इन सब चीजों से हट के देश को बांधने वाली राजनीति चाहिए, जो कि हमेशा एक हमारे देश को प्रोग्रेस की ओर ले जाए। धन्यवाद। राजनीति की दिशा चिंताजनक है, गलत दिशा में जा रही है, इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम लाया है। हम चाहते हैं कि सही दिशा में जाए, गलत करने वाले गलत दिशा में मोड़ना चाहने वालों को करारा जवाब मिले और ये इस देश की जनता दे। अगले कॉलर। जय हिंद। जी मैं दुबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बात यह है सर कि जो भी आज कल की राजनीति है, जो बिहार में पूरी तरीके से
नीतीश कुमार मोदी को लेकर घबराए हुए हैं। और जो आजकल की दुबई में राजनीति हो रही है, पूरी तरीके से एनआरआई, दुबई, सऊदीया, कतर या किसी भी तरह के लोग हैं, सभी लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं। और रही बात जो है शकील साबिर अली का, इसको तो जूता मारना चाहिए, जैसे मोदी के खिलाफ आज उसने टिप्पणी दिया है। चलिए ऐसी भाषा का उपयोग मत करिए, संवैधानिक भाषा का उपयोग करिए। आप एक टीवी चैनल पर जिम्मेवार तरीके से बात रखिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं महेश कुमार फ्रॉम बॉम्बे। हाँ जी, मैं कहना चाहता जिस सच्चाई से आप सभी दिखाने लग रहे हैं, जो भी ब्लास्ट होने लग रहे हैं और जो आज जो पटना में हुआ है, ये सुरेश जी करना ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर भी कोई ब्लास्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आज के युग में सच्चाई बोलेगा उसके खिलाफ ये सरकार है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसा करने वालों का क्या हाल होगा वो जानते, इसलिए हमें हाथ लगाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की है। चिंता मत करिए, देश की तमाम राष्ट्रवादी ताकतें और दूसरी भी व्यवस्थाएं हमने करके रखी है और इसलिए आज तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। सर मैं कहना चाहूंगा सर, ये जो बीजेपी से लोग खपा हो रहे हैं, ये उन लोगों की चाल है जो नरेंद्र मोदी भाई को ये पता नहीं पा रहे हैं। हाँ। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत बुरी आनी चल रही है, भाजपा बहुत अच्छे दमखम के साथ आएगी। ये लोग साले जो कितना ये वंडर मचा रहे हैं कांग्रेस के या और जेडीयू वगैरह, तो ये सब लोग जो है इस तरीके से पता नहीं पा रहे सर इस चीज को। हाँ सर, ये मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी से ये लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये नहीं चाहते, इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। जो हमारे मोदी जी हैं बड़े दमखम के साथ ही आएंगे, पूरे भारतवर्ष में अच्छा इनका वो रुतबा है, तो इसलिए ये सर थोड़ा परेशान है बेचारे, इसलिए ये करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय में कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग भाई नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो अभी ये बम ब्लास्ट हुआ है, क्या उसमें उसको आरएसएस का हाथ बता करके क्या ऐसा पल्ला झाड़ लिया जाएगा क्या। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बार-बार आरएसएस का। जय हिंद, बोलिए। सर मैं इंसाफ खान बोल रहा हूँ निम्पाली से, मेरा फोन मत काटिएगा। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मोदी की साजिश है, इन्होंने इशरत जहाँ के साजिश भी इसलिए रची थी और ये भी मोदी की साजिश, इन्होंने विस्फोट करवाए। चलिए, आपने भी आपकी बात को रखा है। हम हमेशा कहते हैं कि बिंदास में लोकतंत्र है और आप अपनी तर्कों को, बातों को रख सकते हैं। हमारा भले ही कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन हमारा प्रयास है कि देश चिंतन करे, हमारा प्रयास है कि देश मंथन करे, हमारा प्रयास है कि लोग सच्चाई के साथ बातों को समझे, जाने, आगे बढ़े। और लगातार करीब 425 एपिसोड लेकर हम आपके सामने विभिन्न विषयों को लेकर आए हैं, इसीलिए कि देश बोले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोग बोलते नहीं और इसीलिए अन्याय सहते हैं, चुप बैठते हैं और जिसको भी कुछ करना है वो करता रहता है। लोगों को बोलने के लिए, लोगों के मुंह खुलवाने के लिए हमने बिंदास बोल नारा दिया, आप सबने हमारा साथ दिया और तमाम एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए हैं। जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तो देश किसी विषय पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, चुप बैठता था, लेकिन अब देश बोल रहा है। ये खुशी की बात है, भले इसमें कभी कभी कोई गलत बोल जाए, लेकिन सबका इरादा नेक, ज्यादातर लोगों का बिंदास बोलकर, बेखौफ बोलकर, डर को दूर कर कर सच्चाई का साथ देने का अगर रहेगा तो झूठ बोलने वाले का आवाज दब जाएगा, सच्चाई बोलने वाले का आवाज बढ़ जाएगा और ऐसा आवाज जब ज्यादा हो जाएगा तभी हिंदुस्तान का असली आवाज सामने आएगा। आखिर हमें हिंदुस्तान की चिंता है और ये हिंदुस्तान की चिंता करने वालों की चिंता हमें सबको करनी है। ये आबादी और बढ़े, सज्जन शक्ति और मजबूत हो और इसलिए बिंदास शक्ति को आगे आना जरूरी है। बिंदास बोल में क्या हो विषय, या आप हमको लिख कर भी भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा,
201-301 हमारा पिन कोड है उत्तर प्रदेश, और हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan.tv.com। हमारा सुदर्शन न्यूज ये सोशल मीडिया में आईडी है जो फेसबुक, ट्विटर और तमाम जगह पर आप यूज कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है जहां पर आप हमारे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण देख सकते हैं। बिंदास का लाइव रात को 8 से 9 आता है, पुनः प्रसारण रात को 11 से 12 और सवेरे 9 बजे आता है। इसको आप देखें, इन कार्यक्रमों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस अभियान को पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।